तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, तो इसमें हमने लगभग एक मॉडल टाइप से ही क्वेश्चन पेपर सेट रखा है, जिसमें कुछ जो प्रश्न हैं उनके लेवल काफ़ी अच्छे हैं और आई होप कि ये वीडियो आपकी तैयारी को मजबूत करने के काम आए। तो और अगर आप चाहते हैं कि इसे डिटेल्स ना सुनना चाहें तो आप इसे म्यूट करके भी देख सकते हैं और आप कितने तैयार हैं इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद से चलिए देखें जो पहला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। और प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 21 फरवरी या 12 जनवरी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 10 जनवरी। और प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? मालवी, बुंदेली, निमाड़ी या मैथिली। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि मैथिली जो है मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। और प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 है कि मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी के विभिन्न रूपों में शामिल हैं। खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेलखंडी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। और प्रश्न नंबर 5 है कि बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया? महेश कटारे, धीरेन्द्र वर्मा, श्रीनिवास शुक्ल या द्वारका प्रसाद। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि महेश कटारे के द्वारा बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया गया। और प्रश्न नंबर 6 है कि किस बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया? मालवी, बुंदेली, बघेली या निमाड़ी। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, बुंदेली बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और प्रश्न नंबर 7 है कि तिरहरी, गहोरा किस भाषा की उपबोलियां हैं? बघेली, बुंदेली, भीली या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा कि ये बघेली भाषा की उपबोलियां हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी भाषा भी कहा जाता है? निमाड़ी, मालवी, ब्रिज या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि मालवी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी भाषा भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 9 है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है? विकल्प है बघेली, बुंदेली, मालवी या ब्रिज। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न नंबर 10 है कि पंचमहली बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? श्योपुर, शहडोल, ग्वालियर या रतलाम। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ग्वालियर में पंचमहली बोली बोली जाती है। और प्रश्न नंबर 11 है कि 19 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बघेली दिवस, निमाड़ी दिवस, बुंदेली दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 12 है कि जटाशंकर किसका उपनाम है? भूषण, पद्माकर, बाणभट्ट या हरिशंकर परसाई। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, भूषण का ये नाम है जटाशंकर। और प्रश्न नंबर 13 है कि बाणभट्ट की किस पुस्तक में कालिदास का वर्णन मिलता है? कादंबरी, चंडी शतक,
हर्षचरित या पार्वती परिणय। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, हर्षचरित में। और प्रश्न नंबर 14 है कि कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और प्रश्न नंबर 15 है कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश के फसल क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3%, 5%, 7% या 8%। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प कि 5% की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46% की वृद्धि हुई है, जबकि अनाज के क्षेत्रफल में 1.11% की वृद्धि हुई है। और कुल फसल उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2022-23 के संदर्भ में कुल फसल के उत्पादन में 4.16% की वृद्धि हुई है, जबकि फसल क्षेत्र में 5.46% की वृद्धि हुई है। अब ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अनाज में गेहूं और धान जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, यानी कि पहले गेहूं आता है उसके बाद धान। ठीक। और प्रश्न नंबर 16 देखें तो प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा संविधान निर्माता परिषद का सदस्य रहा? नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि नवीन या बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो थे ये संविधान निर्माता परिषद के सदस्य थे। और प्रश्न नंबर 17 है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, संपूर्ण या धूम्र वलय। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, हिमतरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और प्रश्न नंबर 18 है कि गुलाबी उर्दू के जनक कौन माने जाते हैं? ईसुरी, बशीर बट्टू, मुल्ला रामू जी, कैफ भोपाली। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, मुल्ला रामू जी। और प्रश्न नंबर 19 है कि मध्य प्रदेश राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 7, 8, 11 या 9। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो प्रश्न नंबर 20 है कि सौदा पत्रक ऐप कब लॉन्च किया गया? मई 2021, जून 2021, मई 2022 या जून 2022। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जून 2021 में सौदा पत्रक ऐप को लॉन्च किया गया। और प्रश्न नंबर 21 है कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो ये 2022-23 की बात कर रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। 14 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार कुल 17,999 मीट्रिक टन के साथ मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान रखता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है 591 ग्राम है, जो कि राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 444 ग्राम से 147 ग्राम अधिक है। इसके अलावा देश में सबसे अधिक 3,77,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 को देखें। प्रश्न नंबर 22 है कि वर्तमान में प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कुल कितने फूड पार्क स्थापित हैं? 5, 6, 7 या 8। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 फूड पार्क स्थापित हैं। बात करें कौन कौन है तो होशंगाबाद में 2 हैं, बावई, पिपरिया, इसके बाद निमरानी जो खरगोन में है, मनेरी मंडला में है, ये बोरगांव छिंदवाड़ा में है, मालनपुर भिंड में है और जगाखेड़ी मंदसौर में है। जबकि मेगा फूड पार्क जो है मध्य प्रदेश में 2 हैं। पहला है इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन में है, और दूसरा है अवंती मेगा फूड पार्क जो कि देवास में स्थित है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 देखें तो प्रश्न नंबर 23 है कि मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में कृषि के लिए कुल कितना बजट रखा गया?
53,964 करोड़, 60,312 करोड़, 57,142 करोड़ या 48,834 करोड़। तो यहाँ पे बताना है कि कितना रखा गया। सही विकल्प ए है कि 53,964 करोड़ रुपए जो है 2023-24 में कृषि के लिए बजट रखा गया, और यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए। और प्रश्न नंबर 24 है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? बिपिन चंद्र पाल, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण। 4 विकल्प हैं। पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। और तीसरा है इसमें कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा है कि युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। 4 विकल्प हैं। पहला है 3 और 4, दूसरा है 1, 2 और 3, सी है कि केवल 1 और 2, डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन जो है वो ए है कि केवल 3 और 4 कथन जो है सही हैं, 3 और 4। ठीक। और प्रश्न नंबर 26 देखें। प्रश्न नंबर 26 है कि अष्टप्रधान जो है किस प्रशासन की मंत्रिपरिषद थी? चोल प्रशासन, मराठा प्रशासन, विजयनगर प्रशासन या गुप्त प्रशासन? तो सही विकल्प बी हो जाएगा, मराठा प्रशासन। और प्रश्न नंबर 27 है कि वुड्स के 1854 के प्रेषण के संबंध में या डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है या हैं। केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न और न ही 2, या डी केवल 1। तो यहाँ पे सही कथन बी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों हैं, ये सही हैं। और प्रश्न नंबर 28 है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? 3 कथन है। पहला है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। और तीसरा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमको सही उत्तर चुनना है। बताना है कि इनमें से कौन सा क्या रहेगा। ए विकल्प है केवल 1, 2 और 3, बी विकल्प है केवल 1, सी है 1, 2 और 3, डी है केवल 1 और 2। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में, क्योंकि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में निरस्त किया था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा, कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा, कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहले विकल्प में है केवल 1, 3 और 4, दूसरे में है केवल 2, 3 और 4, और सी विकल्प है कि 1, 2, 3 और 4, और डी है केवल 1 और 2। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, केवल 1 और 2। और प्रश्न नंबर 30 है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? चरक, कामंदक, कौटिल्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। और प्रश्न नंबर 31 है कि फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास, भीमसेन, ईश्वरदास नागर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि इसे ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 32 है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। और प्रश्न नंबर 33 है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या आजीवक संप्रदाय? सही विकल्प बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। और प्रश्न नंबर 34 है कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, कि इसमें कोई क्रिस्टली नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा, कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। ए है कि केवल 1, 3 और 4, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है केवल 1, 2 और 4 और डी है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2, 3 और 4, क्योंकि इसे IUCN के तहत लुप्त प्राय नहीं बल्कि संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। और वर्ष 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और आधिकारिक तौर पर गंगेटिक डॉल्फिन को 1801 में खोजा गया था। और प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 37 है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। असल में ये जगह छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित है, जहाँ कर्क रेखा और ये जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा ये एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन चूँकि क्या है पठार की बात कर रहा है तो ये बघेलखंड पठार में आता है ये क्षेत्र, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी होगा। और प्रश्न नंबर फिर से 37 ही है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, अल्मोड़ा। और प्रश्न नंबर 38 है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर की जलधारा है ये। और प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है और इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। ए है 2 और 4, बी है 3 और 4, सी है 1 और 3, डी है 1 और 2। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 1 और 3 जो है गलत है। असल में सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की बात कर रहे हैं। ठीक, और तीसरा कि इसकी सीमा जो है 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। तो ऐसा नहीं है, 3 देशों से लगती है जिसमें युगांडा, तंजानिया और केन्या शामिल हैं। और विक्टोरिया झील को ही डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विक्टोरिया झील को। अब
तो यहाँ पे सही विकल्प बी है, सॉरी सी है, 1 और 3। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है कि यूएई के रियासती राज्य हैं दुबई, शारजाह, अजमान, जिद्दा, कुवैत, बहरीन, अल कैन या अल कैन, फुजराह, रास अल खैमा, रियाद, दम्मम, ताइफ, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फजुराय, दुबई, बहरीन, कुवैत, या अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजराह या रास अल खैमा। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि यूएई के जो रियासती राज्य जिनकी संख्या 7 है वो डी विकल्प में है। और प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, यानी कि सबसे छोटा रेगिस्तान उसके बाद सबसे बड़ा। विकल्प है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। कूट से सही उत्तर चुनना है। पहले विकल्प में है कि दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, और बी विकल्प में है कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, सी में है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, और सी विकल्प में है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, डी विकल्प में है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। और प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों में से लिटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ये है कि ना तो 1 ना ही 2, और सी है कि केवल 1, बी है कि दोनों 1 तथा 2, और डी है कि केवल 2। बताना है कि लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि केवल 1। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए इसका कलर लाल होता है। खैर, प्रश्न नंबर 43 देखें। प्रश्न नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। झील और देश सही सुमेलित नहीं है। विकल्प है माराकाइबो, वेनेजुएला, मिशिगन, यूएसए, ओनेगा, कनाडा, बैकाल, रूस। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ओनेगा कनाडा है जो सही सुमेलित नहीं है। ओनेगा असल में रसिया में स्थित है या रूस में स्थित है। प्रश्न नंबर 44 है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, और चौथा है कि पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं। केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी। और प्रश्न नंबर 45 देखें। प्रश्न नंबर 45 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या आयरलैंड। सही विकल्प ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रश्न नंबर 46 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 14। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। और प्रश्न नंबर 47 है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है या अधिकार है ये। और प्रश्न नंबर 48 है कि 5वीं अनुसूची किन विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। और प्रश्न नंबर 49 है
कि कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और दूसरा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। और तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। और चौथा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी.एन. भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या हैं। 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3 या केवल 1। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी कि केवल कथन 1 और कथन 3 जो है ये सही है, बाकी असत्य है। प्रश्न नंबर 50 है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। और दूसरा कथन है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। और अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि दोनों कथन सही है, 1 तथा 2। और दूसरा है कि न तो 1 न ही 2। और सी है कि केवल 2। और डी है कि केवल 1। बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, केवल 1, यानी कि पहला कथन ही सत्य है। प्रश्न नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि तीखा से मतलब तीक्ष्ण से है, ठीक है। तीखा और तीक्ष्ण समानार्थी सब हिसाब से है यहाँ पे। तो कूट है 1, 3 और 4, 4 और 7, 3 और 6, 2, 5 और 7। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि मसालेदार और तीखा जो है जीभ के स्वाद नहीं होते हैं। और प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। एनोरेक्सिया, नींद संबंधी विकार, इंसोम्निया, खाने का विकार, डिस्पनिया, सांस की तकलीफ, एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए है केवल 3 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2 और डी है उपयुक्त सभी। बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़े सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल 3 और 4 जो हैं ये सही हैं, बाकी पहला दूसरा गलत है। और प्रश्न नंबर 53 है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। टेरिलिन, ट्विड, केवलर या नायलॉन। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये केवलर होते हैं। और प्रश्न नंबर 24 है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस या लिनस पॉलिंग, ग्रेगर मेंडल या जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 55 है कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। शरीर में रोगजनकों पर सीधा हमला कर और उन्हें नष्ट कर, बी वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर, या सी कि सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, या डी किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। प्रश्न नंबर 56 है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं कहाँ। हृदय में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, यकृत में या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला विकल्प है केवल 2 और 3, बी विकल्प है केवल 1 और 3, सी है 1, 2 और 3, डी है केवल 1 और 2। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही हैं। और प्रश्न नंबर
57 है, असल में ये मिस थोड़ी सी 58 होना था लेकिन 57 है। खैर देखिए कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और दूसरा कथन है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस कहा जाता है या एनसीसी कहा जाता है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या हैं। 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। और प्रश्न नंबर 58 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड यानी किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 8, ग्रेड 10, ग्रेड 12 या ग्रेड 6? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ग्रेड 6 या कक्षा 6 से। और प्रश्न नंबर 59 है कि लिस्बन घोषणा किस पर्यावरणीय इकाई के संरक्षण से संबंधित है? पर्वत, महासागर, मीठे पानी के ग्लेशियर या वायु? सही विकल्प बी हो जाएगा कि महासागर इकाई के संरक्षण से संबंधित है लिस्बन घोषणा। और प्रश्न नंबर 60 है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन संरक्षण या सतत विकास? सही विकल्प डी हो जाएगा, सतत विकास। और प्रश्न नंबर 61 है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित हैं, गैर नवीकरणीय हैं, विद्युत जनित हैं या नवीकरणीय हैं? तो सही विकल्प डी हो जाएगा, नवीकरणीय है। और प्रश्न नंबर 62 है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जहांगीर, मोहम्मद शाह, शाहजहां या अकबर? सही विकल्प बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह के दरबार में ये परिष्कृत एवं विकसित हुई। और प्रश्न नंबर 63 देखें तो प्रश्न नंबर 63 है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तानाजी, सोदाराई पोटरू, रॉकेटरी या मिमी? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सोदाराई पोटरू को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला वर्ष 2022 में। हालांकि जो वर्ष 2022 में 68वें फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई यह 2020 के लिए था, और जो 2023 में घोषणा किया गया 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह 2021 का था, जिसे यानी कि 2023 में या 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रॉकेटरी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 देखें तो प्रश्न नंबर 64 है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया गया? 1954, 1969, 1956 या 1961? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 1969 से। और दादा साहब फाल्के की पहली पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति या महिला जो हैं वो देविका रानी हैं। और प्रश्न नंबर 65 है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? मोपला विद्रोह, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, मोपला विद्रोह। और प्रश्न नंबर 66 है कि निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी? तो सही विकल्प डी विकल्प हो जाएगा, 2 फरवरी जो है विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राव, माधवराव? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। और बी है कि दूसरा पहला, चौथा तीसरा। सी है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। डी है पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि 1, 2, 4 और 3, यानी कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, इसके बाद माधवराव, फिर नारायण राव। सही विकल्प ए। और प्रश्न नंबर 68 है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या विश्व आर्थिक मंच द्वारा?
तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और प्रश्न नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक, समाज सेवा, किसानी, परिवहन, नौकरी। सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 70 है कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तालाब, नदी, दलदल या धसाऊ क्षेत्र या मार्शी एरिया। सही विकल्प बी हो जाएगा। नदी जो है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। सही विकल्प सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। और प्रश्न नंबर 72 है कि नेटवर्क वातावरण में कौन सा सर्वर नहीं है? फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर या नेटवर्क सर्वर। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। और प्रश्न नंबर 73 है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरफेस, इंटरकॉम या ईप्रोम। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि इंटरफेस। और प्रश्न नंबर 74 है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क या मॉनिटर। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। और प्रश्न नंबर 75 है कि पहला कंप्यूटर बनाया था? बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने। और प्रश्न नंबर 76 है कि ULSI क्या है? यूनिफॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा वायलेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या ULSI। 77 नंबर प्रश्न है कि प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेट किए किस भाषा को कंप्यूटर समझता है? बेसिक भाषा को, असेंबली भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को या सी लैंग्वेज को। तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि असेंबली भाषा को समझता है। प्रश्न नंबर 78 है कि पीर बुधान का मेले का आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन, दतिया, शिवपुरी या नीमच। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि पीर बुधान का मेला जो है शिवपुरी में आयोजित होता है। और प्रश्न नंबर 79 है कि PM विश्वकर्मा योजना को किस तिथि को लॉन्च किया गया? 15 सितंबर 2023, 17 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2023 या 31 सितंबर 2022। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 17 सितंबर 2023 को। और प्रश्न नंबर 80 है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के मध्य बोंगो सागर 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? श्रीलंका, म्यांमार, फ्रांस या बांग्लादेश। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ संपन्न हुआ। और प्रश्न नंबर 81 है कि दुनिया का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, इंटेल के द्वारा बनाया गया था। और प्रश्न नंबर 82 है कि पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड रॉबर्ट ने, एडम ओमबॉर्न ने या कार्ल एंजलबर्ट ने या ए और सी दोनों ने। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि एडवर्ड रॉबर्ट ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। और प्रश्न नंबर 83 है कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस शहर में की जा रही है? ये करंट अफेयर है, 2023 की बात है ये। भोपाल, इंदौर, जबलपुर या सागर। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि भोपाल में की जा रही है ये, रातिबड़ एरिया में। और प्रश्न नंबर 84 है कि प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या है? रामसुख, मूलशंकर, रामतनु या रामदास। सही विकल्प सी हो जाएगा, रामतनु। और प्रश्न नंबर 85 है कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या मुरैना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है। और प्रश्न नंबर 86 है कि प्रहलाद सिंह टिपानिया का संबंध किससे है? लोक नृत्य से है, लोक गायन से है या लोक चित्रकला से है या राजनीति से है।
तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि इनका जो संबंध है वो लोक गायन से है। तो बस इसमें इतना ही फिलहाल। और तो साथियों, ये था एमपीपीएससी 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट। आई होप कि आपके तैयारी को और बेहतर बनाने में एक जो हमारा प्रयास है वो कामयाब रहा। और ऐसा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाए। नमस्कार। और कुछ सुझाव भी हो जो आपको लगे कि देना चाहिए, आप दें। तो जो कमी है या जो आप और चाहते हैं वो हम प्रोवाइड करें। नमस्कार। जय हिंद।